हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज में परीक्षावाणी का तीसरा चैप्टर उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन का रिवीजन शुरू किया था, जिसमें हमने आद्य ऐतिहासिक काल तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक काल शुरू करेंगे। दोस्तों, ऐतिहासिक काल के 3 भाग हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम इस वीडियो में ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल वाले भाग को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल। प्रमुख लेख। राज्य में विभिन्न स्थलों से अनेक प्रकार के ऐतिहासिक लेख, शिलालेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख एवं मुद्रा लेख आदि मिले हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लेख अधोलिखित हैं। कालसी, लाखामंडल, सिरोली, मंडल एवं माणा आदि स्थानों से शिलालेख मिले हैं। अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर ईसा पूर्व 257 में कालसी, देहरादून के उत्तर टोंस और यमुना के संगम पर कालसी में स्थापित कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। इस लेख में अशोक की यह घोषणा है कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी की गई है। कुड़िंद लोगों की अमोघ मूर्ति, अल्मोड़ा व छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। कुड़िंद लोगों की अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं लेदन में व कत्यूर घाटी से प्राप्त 54 मुद्राएं भारत में हैं। कुड़िंद लोगों की अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं, दोस्तों लेदन नहीं, ये लंदन होगा, 4 मुद्राएं लंदन में व कत्यूर घाटी से प्राप्त 54 मुद्राएं भारत में हैं। देहरादून के जौनसार बावर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। देवप्रयाग, वामन गुहा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल तथा बाड़ावाला, देहरादून में ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं। प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। मोरध्वज स्तूप से 3वीं सदी का मुद्रा लेख मिला है। कार्तिकेयपुर राजाओं के पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से ताम्रपत्री लेख मिले हैं। फिर है कुड़िंद शासक। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 6वीं शती ईसा पूर्व से 3वीं-4वीं ईस्वी तक इनकी कई शाखाओं का शासन रहा। देहरादून जिले में यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख के आधार पर डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं कि देहरादून तक का क्षेत्र अशोक के अधीन आ गया था, लेकिन पहाड़ी भागों में पूर्ववत कुड़िंद लोगों का शासन था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ मूर्ति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि की उन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन है। फिर है प्रथम शती ईसा पूर्व में अमोघ मूर्ति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं क्षेत्र के शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम, गोविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश जैसे गोविषाण, काशीपुर, कालसी व लाखामंडल स्थापित हुए और साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुड़िंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार बावर, देहरादून तथा कालो का डांडा, पौड़ी से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाड़ावाला यज्ञ वेदिका, जो कि 3वीं शती का है, का निर्माण सीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ यौधेय मानते हैं।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोगों ने कृतपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुड़िंद राजवंश पर अधिकार कर लिया था। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह करने का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोलिहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली, जो कि चीनी माप में है, के घेरे में है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम के अनुसार आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाला संपूर्ण भूभाग ब्रह्मपुर है। बहुराजकता का युग। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए थे। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य मुख्य थे, जिनमें से सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। फिर है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई और इस कारण ये कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने गए। सन 700 से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों वंशों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है। अतः प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड यानी कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर रुहेलखंड तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार या वंश का प्रथम राजा वसंत देव था। दोस्तों, कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम राजा वसंत देव था। वह परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया था। बागेश्वर लेख में राजा वसंत देव के बाद के शासकों का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपरदेव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की रजत रंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपरदेव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याणराज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपरदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालों से संधि की थी। निम्बर शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था।
निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूर्यदेव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छरदेव ने भुवन विख्यात दुर्म दराती, सीमनविनी, वैधत्य, दीक्षादान, दक्षक गुरु, विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की शिक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण किया था। वह बहुत विद्वान था। इच्छर देव के बाद इस वंश के क्रमशः देशतदेव, पद्मपदेव, सुभिक्षराज देव आदि शासक हुए। आगे चलकर कत्यूर घाटी में अशांति देव के द्वारा अशांति देव वंश की स्थापना की गई। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक कमजोर एवं भोगी शासक था। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च उपाधि से विभूषित थे। इनके राजकुमारों की उपाधि रजवार थी। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत थी तथा लोक भाषा पाली थी। इनका राज्य धर्म राज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए थे। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। कार्तिकेयपुर राज्य वंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। दोस्तों, ईस्टगढ़ के टाइम में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ, जो कि वर्तमान नाम जिसका जोशीमठ है, की स्थापना की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। फिर है ऐतिहासिक काल यानी मध्यकाल। अब हम बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में कुमाऊं का चंद राजवंश। कुमाऊं में अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के दरबार में 1019 से 20 ईस्वी के आसपास झूसी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से सोमचंद नामक चंदवंशी राजपूत युवक का आगमन हुआ। सोमचंद में राजोचित योग्यता देखकर ब्रह्मदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसी से सोमचंद्र ने 1025 ईस्वी के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंद वंश की नींव रखी और चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सोमचंद के समय चंपावत के आसपास खस, नाग, मेद, चांडाल आदि अनेक ठकुरी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। सोमचंद के बाद उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा। फिर क्रमशः पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद्र, सुधाचंद्र, हरिचंद, वीणाचंद, वीरचंद, नरचंद, थोहरचंद, त्रिलोकचंद, उमरचंद, धर्मचंद, अभयचंद, कर्मचंद, ज्ञानचंद, हरिहरचंद, द्वानचंद, आत्मचंद, हरिचंद, विक्रमचंद, धर्मचंद, भारतीचंद, रत्नचंद, कीर्तिचंद्र, प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद्र, कल्याणचंद्र, पूर्णचंद, भीष्मचंद्र, रुद्रचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, त्रिमलचंद, दिलीपचंद, बाज बहादुर चंद, उद्योतचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद, देवीचंद, अजीतचंद, कल्याणचंद, दीपचंद, मोहनचंद, शिवचंद व महेंद्रचंद्र आदि ने शासन किया। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नेपाल के भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया था। इंद्रचंद ने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था। सन 1191 ईस्वी के बाद
नेपाल डोटी के चल्ल नामांत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद, जिसने 1437 से 77 तक शासन किया, ने नेपाल पर आक्रमण कर दिलाई। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। ज्ञानचंद वह पहला चंद राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी और वह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। बालो कल्याणचंद ने मणिकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। रुद्रचंद्र दिसंबर 1588 में लाहौर जाकर अकबर को भेंट दिया था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की थी। अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया था। लक्ष्मीचंद नामक चंद राजा ने बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली व विस्टाली कचहरियाँ खुलवाई, राज्य कर्मचारियों की श्रेणियाँ बनवाई तथा अनेक प्रकार के करों का सृजन किया। इसने कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। त्रिमल चंद को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधियां दी थी। चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योत चंद था। बाज बहादुर चंद बहुमूल्य उपहारों को लेकर 1654 में शाहजहां के दरबार में गया था। उसके बाद 1662 में औरंगजेब के दरबार में भी गया था। इनके समय नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। बाज बहादुर चंद ने थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण कराया था। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। देवी चंद को कुमाऊं का मुहम्मद तुगलक कहा जाता है। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवालबाग में एक साधारण से युद्ध में पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। चंद राजा रुद्रचंद ने त्रैमाणिक धर्म निर्णय, ऊषा रुद्रगोदया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। कल्याण चंद चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। चंद राजाओं के कुल 36 प्रकार के कर थे जिन्हें 36 कहा जाता था। प्रायः उपज का 6वां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी जिसे सिक्कों, मुहरों और झंडों आदि पर अंकित किया जाता था। चंद राजा शिव के उपासक थे। उन्होंने कत्यूरी शैली में देवी, शिव, सूर्य, गणेश व विष्णु के कई मंदिर बनवाए थे। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनाया था। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि का निर्धारण कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए। अब है कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहला है खगमरा किला। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने कराया था। फिर है लाल मंडी किला। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद ने बनवाया था। इसे फोर्ट मोरा भी कहा जाता है। अगला है मल्ला महल किला। अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान कचहरी, जिलाधीश कार्यालय व अन्य कई सरकारी दफ्तर हैं। इसे चंदवंशी राजा रुद्रचंद ने बनवाया था। राजबुंगा का किला। चंपावत में स्थित इस किले को चंदवंशी राजा सोमचंद ने बनवाया था। नेथणा किला। यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नेथणा देवी मंदिर के नज़दीक है। इसे गोरखाकालीन माना जाता है। फिर है सिरमौली किला। तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमौली में यह प्राचीन किला है। बाणासुर किला। चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची चोटी पर स्थित इस किले की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने करवाया था। स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। फिर है गोलना चौड़। यह प्राचीन किला चंपावत में है जिसे राजा गोरिल ने बनवाया था। बाउलकीगढ़ किला। पिथौरागढ़ के इस किले का निर्माण गोरखा शासकों द्वारा किया गया था। बाद में अंग्रेजों के कब्जे के बाद लंदन फोर्ट कहलाया। अब इसका नाम बदलकर सोरगढ़ किला किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गढ़वाल का परमार या पंवार राजवंश को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो की स्पीड फास्ट करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।